ज़मी है मेरी जो ज़रखेज़ भी है, ताकत जो दी खुदा ने खानादारी के लिए। नाज़रीन आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। डॉक्टर तारा मल्होत्रा की पैदाइश दिल्ली में हुई। आप एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। घर का माहौल तालीमी था, इसलिए आपको शुरू से तालीम हासिल करने का शौक़ रहा। आप एक ज़हीन तालिबा रही हैं जो क्लास में हमेशा अव्वल आती थीं। डॉक्टर तारा मल्होत्रा ने गुरु तेग बहादुर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से बीटेक किया और एमईटी से एमबीए। तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने अपने करियर का आगाज़ बतौर एचआर 2006 में शुरू किया, लेकिन आपकी दिलचस्पी रूहानियत की तरफ ज्यादा थी। आपको मुस्तकबिल में होने वाले हादसात का पहले से ही अंदाजा हो जाया करता था। ऐसे बहुत से मौके आए जब आपको रूहानी हिदायत की बदौलत मुस्तकबिल में होने वाले हादसात हूबहू होते दिखाई दिए। इससे आपके यकीन में पुख्तगी पैदा हुई, लिहाजा आपने लोगों की जिंदगियों में दरपेश मसाइल को हल करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आज डॉक्टर तारा मल्होत्रा रूहानी इलाज को बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। आप रूहानी हिदायत और होलिस्टिक हीलिंग के जरिए सैकड़ों लोगों का कामयाब इलाज कर चुकी हैं। अपनी काबिलियत और सलाहियत की बदौलत आज डॉक्टर तारा मल्होत्रा समाज में अपनी एक अलग शनाख्त रखती हैं। हर बार की तरह आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक खास शख्सियत से, और हमारी आज की शख्सियत हैं डॉक्टर तारा मल्होत्रा जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक स्पिरिचुअल एंड कार्मिक हीलर हैं और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कैंसर पेशेंट्स और पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए भी बहुत काम किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर तारा मल्होत्रा जी से। डॉक्टर मल्होत्रा, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपके फैमिली और बचपन के बारे में। कैसा था आपका बचपन, और आप क्या शुरू से ही क्या बनना चाहती थी आप? बचपन की अगर बात करें तो बचपन से ही मैं अपने काम में बहुत ही मोटिवेटेड रहती थी। अगर एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो शुरू से ही मुझे अपने अंदर एक ड्राइव थी कि मुझे अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाना है। तो मैं नेशनल लेवल प्लेयर थी और अपने स्कूल में फर्स्ट पर्सन थी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल लेवल पे। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी मैं हमेशा टॉपर ही रही हूँ। अपने टीचर्स की फेवरेट थी, और यहाँ तक कि मेरे टीचर्स मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते थे कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट थी कि जो टीचर्स के साथ उनकी कॉपी चेकिंग में भी उनकी हेल्प कराया करती थी। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में और स्कूल में मेरा हमेशा ही एक अच्छा मुकाम रहा है। और अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, जहाँ पे एक भरा पूरा परिवार था, कुछ 25 से 30 लोगों का, और हम सब एक साथ एक ही घर में रहे हैं। बहुत ही ओपन और इनकरेजिंग एनवायरनमेंट रहा है। यहाँ तक कि जो मेरी दादी थी, उन्होंने ही मेरी मम्मी को इनकरेज किया कि वो एमए करें, और मेरी चाचियों को भी उन्हीं ने ही मैरिज के बाद भी पढ़ने के लिए इनकरेज किया, जिसकी वजह से मेरी मम्मी को अपने जॉब में इतना प्रमोशन मिला कि वो प्रिंसिपल की तरह रिटायर हुई। और एक सर्विस क्लास गवर्नमेंट क्लास फैमिली से हूँ मैं, जहाँ पे सभी को एक अपना मुकाम पाने के लिए इनकरेज किया जाता है, और एजुकेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपको पहले से ही पता था या फिर बाद में आपने इस और रुख किया? स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो मैं बहुत ही एक धार्मिक फैमिली से हूँ, जहाँ पे अपने जो धर्म, अपने कल्चर को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बचपन से ही मुझे विजन्स आया करते थे, जो चीज़ें आगे होने वाली हैं वो मुझे पहले ही दिख जाया करती थी। कभी कभी मुझे ऐसे सीन नज़र आया करते थे कि ये हो रहा है, और मैं अपनी मम्मी को बताया करती थी कि मम्मी इनके घर में अभी ऐसा होगा, या दादाजी की तबीयत ख़राब होने वाली है,
और मैंने दादी को देखा कि वो यहाँ जा रही हैं और ये बातचीत हो रही है, मुझे यहाँ तक कि बातचीत भी सुनाई देती थी या ड्रीम्स में नज़र आया करती थी। तो क्योंकि हम बहुत छोटे थे बचपन में, इन चीज़ों को इतना नहीं किया जाता था कि आपको सपोर्ट करे आपकी फैमिली, या फिर वो समझ शायद नहीं थी। तो एजुकेशन की तरफ फोकस था कि अच्छे एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, और वहीं पे ही पेरेंट्स ने मुझे कोशिश किया कि मैं वहीं पे ही ध्यान दूँ। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बढ़ती गई और मेरी रुचि बढ़ती गई। तो मैंने बुक्स लाके पढ़ना शुरू किया कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और ऐसी चीज़ें होती भी हैं या नहीं। तब इंटरनेट या गूगल या ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो हम खुद ही बुक्स से या आसपास लोगों से बात करके डिस्कस करके जाना करते थे। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, कुछ ऐसा है जो मेरे फ्रेंड्स में या मेरे स्कूलमेट्स के पास नहीं है। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी और मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने ऐसे बताना शुरू किया कि अभी ना मम्मी ऐसा कहेंगी, या कुछ कुछ बातें मैंने उनको बताई। तो तब मैं इस फील्ड में आने के लिए, अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा तुमको कुछ गिफ्ट मिला है, और तो तुम उस पर वर्क करो। और मैंने जॉब स्टार्ट की 2006 में। तो जब मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इनकरेज किया। मैंने फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए इन चीज़ों को समझने के लिए कि क्या एनर्जीज़ होती हैं, कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, और क्या इनके पीछे क्या इनके सीक्रेट्स हैं या क्या इनका रहस्य है। और फिर 2014 में मैंने फाइनली अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और फुल टाइम इसको एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया। मैम, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो लोग डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा। तो आप उन्हें कैसे समझाती हैं कि डेस्टिनी को बदल भी दिया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी बता रही हैं या आप न्यूमरोलॉजी बता रही हैं तो होना तो वही है, तो आप ये जो बता रही हैं इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या हमें एडवांटेज है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आप अपने जब आप यहाँ आए या आप कहीं जाते हैं, तो आज की डेट में हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब गूगल मैप्स नहीं थे तब भी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाया करते थे। बट फ़र्क ये था कि गूगल मैप आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता है, और जहाँ पे कोई क्लोजर हो या जहाँ ट्रैफिक जैम हो वहाँ से आपको बचा के ले जाता है। बट पुराने से पहले क्या होता था, जब गूगल मैप नहीं था, कि आप डेस्टिनी तो जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ आप पहुँचते तो ज़रूर थे, बट शायद ट्रैफिक में फंसते हुए, रास्ता बंद होते हुए, कुछ अगर दुर्घटना हो गई तो आप उसी रास्ते को लेते हुए शायद 1 घंटे के रास्ते को आप 3 घंटे में भी पहुँचते थे। तो मैं ये बोलती हूँ बहुत हंस के सबको कि मैं गूगल मैप हूँ, मैं आपको पहुँचाऊँगी तो आपकी डेस्टिनेशन पे ही, बट शायद जो आपके रास्ते में अड़चने आनी है, या शायद जहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस आनी है, जहाँ आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा आपके करियर में या आपके रिलेशनशिप में, वहाँ मेरे कुछ गाइडेंस या मेरे कुछ उपाय आपकी वो जर्नी को आसान कर देंगी, या थोड़ा सा जल्दी आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपके करियर के पाथ पे, आपकी रिलेशनशिप सक्सेस पे, आपकी अच्छी हेल्थ तक आपको पहुँचा पाएंगी। मैम, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए आपके शुरुआती दौर में? मैं इनको चैलेंजेस तो नहीं समझूंगी, मैं इनको अपने लिए एक मोटिवेशन, या फिर शायद जो मेरा पाथ था, जो मेरा रास्ता था, वहाँ पहुँचने के लिए इन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया, ऐसा मैं कहूँगी। जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बचपन में मुझे विजन्स आते थे या बचपन में मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती थी, तो लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते थे या समझ नहीं पाते थे। वो ये सोचते थे कि ये बच्ची है, शायद नादानी में कुछ कुछ चीज़ें कह जाती है या बोल जाती है, और तो इनके पीछे कोई शायद लॉजिक नहीं है। बट ऐसा नहीं है, मैंने उस चीज़ को अपना एक टारगेट बनाया कि मैं इस चीज़ को बताऊंगी सबको कि एनर्जी होती है, विजन्स आते हैं। इसी तरीके से जब मैंने जॉब स्टार्ट करी और मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मेरे बॉस
पता है आपको कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ पे 6 बजे तक ऑफिस है वहाँ 9 बजे तक भी बैठना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद भी इस काम को करने के लिए मेरी जो एक डेडिकेशन थी वो कभी कम नहीं हुई। जब शादी के बाद हमने घर में बताया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी करनी है या मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है, तो उन्होंने कहा ये कोई काम है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और ये काम तो कोई भी कर सकता है, तुम अपनी एजुकेशन को या अपनी नॉलेज को तुम वेस्ट क्यों करना चाहती हो या क्यों उसको ज़ाया करना चाहती हो। तो मेरा जवाब ये था कि हर एक इंसान का ज़िंदगी में एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, और एजुकेशन या नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती। तो जो मैंने सीखा, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स शायद फिज़िक्स में एनर्जी के बारे में पढ़े कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही आज स्पिरिचुअलिटी भी बोलती है कि एनर्जी एक से तो दूसरी फॉर्म लेती है, वो कभी भी ना ख़त्म होती है, एक से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और यही एनर्जी हमारी लाइफ में, हमारी मैनिफेस्टेशन में हमें चीज़ों को अपनी तरफ खींचने में हेल्प करती है। तो एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होती। थोड़ी सी रिलक्टेंस मुझे मिली अपनी फैमिली से मेरे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो आपके हस्बैंड ने कैसे सपोर्ट किया आपको? तो मेरे जो भी चैलेंजेस आए, मेरे जितनी भी आज आप कामयाबी देख रही हैं, जो भी मुझे जिस मकाम पे भी आप देखती हैं, वहाँ पे उनका ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर कदम पे उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा ड्रीम है, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारा पाथ है, तो तुम्हें उसे फॉलो करना है, और मेरे साथ साथ श्रेय उनको भी उतना ही जाता है। तारा जी, आपने बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ भी काम किया है, तो उनकी लाइफ भी सेम ही होती है, लाइक उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं जैसे एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप उनके साथ काम करते हैं तो उनको क्या परेशानी, क्योंकि वो तो सुपरस्टार्स हैं या फिर वो एक इतनी अच्छी लाइमलाइट वाली लाइफ में हैं। तो अगर आप देखें तो हम सब हैं ह्यूमन ही, हम सब इंसान हैं, और जब हम इस धरती पे आते हैं या जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हम सब एक सोल पाथ या फिर एक अपना एक लाइफ का मोटिव लेके आते हैं, और हम सभी को अपने अपने कर्म करने हैं। हम सभी को अपने अपने कर्मों का जो एक रिफ्लेक्शन है वो मिलता है। तो क्योंकि हमारी सोल ने इस जर्नी को चुना है, अगर हमारी सोल ये जर्नी ना चुनती तो शायद हमारा जन्म ही ना होता। अगर हम यहाँ हैं तो हम कुछ कर्म करने के लिए हैं, कुछ सीखने के लिए हैं, और दुनिया को कुछ देने के लिए हैं। तो वो जब गिव एंड टेक है, तो वो चाहे हम हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, वो सभी के लिए बराबर है। और ये जो सारी विद्याएं हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी की बात करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वास्तु की बात करें, ये सभी एक गाइडिंग टूल हैं। इनसे हम सबको एक रास्ता दिखता है, जैसे कि मैंने आपको बोला गूगल मैप की तरह। तो गाइडेंस की ज़रूरत शायद हम सभी को होती है। मैम, आपका कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपने किसी को हीलिंग से या किसी तरह से, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत यादगार हो आपकी? बहुत ही शुरुआती दर की एक किस्सा बताना चाहूँगी। जब मैं ऑफिस में थी और साथ ही साथ काम ये भी किया करती थी, तो ऑफिस में बहुत लोग जब जानने लगे कि मैं ये काम करती हूँ, लोगों को गाइडेंस का, टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, तो ऑफिस में ही लोग मुझे कंसल्ट करने लगे। तो जब एक बार एक लड़की मुझसे टैरो की रीडिंग करवाने आई, और उसने मुझे बोला कि हमारे घर में ना बहुत सारी टेंशन रहती है, और मेरी जो मम्मा हैं वो भी बहुत बीमार रहती हैं। तो मैंने उसके जब टैरो कार्ड्स देखे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अब्यूज़िव हैं, और कुछ मारपीट भी घर में होती है, ऐसा कुछ बिहेवियर रहता है? तो वो अचानक ना बहुत परेशान हो गई कि मुझे कैसे पता चला, और थोड़ा सा उसका इमोशनल एक साइड निकल के आया, और फिर उसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई। तो मैंने कुछ उसको 5-6 उपाय, कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि अपने घर में कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स करो या कुछ
ऐसे डायरेक्शनल चेंजेस करो जिसकी वजह से आपके घर में थोड़ी सी शांति आएगी। उनका नॉर्थ घर का बहुत करप्टेड था और टॉयलेट्स की प्लेसमेंट कुछ ऐसी जगह पे थी कि घर के ऊपर जो घर के मेल मेंबर थे उनके ऊपर एनर्जी काफ़ी हावी रहती थी। उसने वो चेंजेस किए और विद इन 6 मंथ्स उसका मुझे फ़ोन आया कि हमें नहीं पता था कि घर की चीज़ें और कुछ चेंजेस करने से भी घर में इतना चेंज आ सकता है। तो वो मेरे बहुत शुरुआती दौर का एक किस्सा था जो मुझे आज तक याद रहता है और वो मेरे साथ आज तक भी जुड़ी हुई है। इस बात को तकरीबन 12-13 साल या शायद अंदाज़न इतना ही हुआ, बट ये एक किस्सा मुझे ज़रूर रहता है और याद। ऐसा ही एक और किस्सा था एक पैरालिसिस पेशेंट का जो मुझे आज भी याद है। वो भी मेरे ऑफिस के ही थे और यंग थे, अराउंड 22-23 इयर्स के थे और वर्क प्रेशर, सेल्स के टारगेट की वजह से कुछ इतना वर्क प्रेशर था कि उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया और उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया और बहुत सारी उपाय किए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, बट नहीं आराम आया। और फिर वो कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वो मुझे कहते हैं कि तुम भी एक बार ही देखो कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैं ऑफिस में ही थी और मेरे ही फ्लोर पे वो बैठा करते थे। तो 3 महीने के अंदर उनका जो लेफ़्ट आर्म था वो चलने लगा और विद इन 6 मंथ्स उनका जो मुंह टेढ़ा हो गया था वो भी सही हुआ। और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली और पूरे ऑफिस में उन्होंने ना घूम घूम के सबको खुशी के मारे बताया कि अब मैं चलने लगा हूँ और मैं फिरने लगा, और मतलब सब हीलिंग्स की वजह से। और तब शायद पहली बार जो लोग ऑफिस में मेरी लेग पुलिंग किया करते थे कि ये क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, जिनमें विश्वास नहीं करते थे, तो ऑफिस के लोगों में भी एक विश्वास जो था निकल के आया। तो ये बहुत ही पुराने किस्से हैं, बट ये मुझे कभी भूलते नहीं। आपने बात की हीलिंग्स की और इन सब चीज़ों की, तो मुझे याद आया कि जैसे नेम चेंज कर देते हैं, सिग्नेचर में चेंजेस करते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी क्या डेस्टिनी या जो हमारा फ्यूचर है उसमें चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। नेम क्या है, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हमारा फिक्स्ड होता है ना, वो कोई बदल नहीं सकता। और नाम भी हमें जन्म के साथ ही दे दिया जाता है और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं हम उस नाम से जाने जाते हैं या उस नाम से हमें हर जगह हमारी आइडेंटिटी होती है। तो अगर हमारे नाम की एनर्जी या हमारे नाम की स्पेलिंग्स सही ना हो तो हमें बहुत सारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स का फेस करना पड़ता है। कैसे? हर अक्षर जो हर लफ्ज़ हम बोलते हैं वो एक एनर्जी पे वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और हमारी एक आइडेंटिटी, हमारा एक ऑरा क्रिएट करती है। तो अगर वो लफ्ज़ या अगर वो अक्षर हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता तो वहाँ पे एनर्जी क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो जब एनर्जी क्लैशेस होते हैं तो जो आसान काम भी है वहाँ पे हमें ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लिए एक आसान चीज़ें भी करने में हमें बहुत समय लगता है। तो इन वाइब्रेशंस को, इन चीज़ों को अगर हम सही कर दें तो हमारा लाइफ पाथ बहुत आसान बन जाता है। इसी तरह सिग्नेचर अगर सही हो तो हमारी लाइफ की ग्रोथ में, फिनेंसेस में, पैसे में, बरकत में हमें मदद करता है। तो सही नाम, सही सिग्नेचर, यहाँ तक कि मोबाइल नंबर भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि मोबाइल आजकल ऐसी चीज़ बन गया है कि हम सोते जागते उठते बैठते मोबाइल के साथ, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी आज की डेट में मोबाइल पे ही एजुकेशन पिछले 2 साल से चल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए चल रही है। तो इन नंबर्स की भी वाइब्रेशन है। हर नंबर एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड होता है और उसकी एक वाइब्रेशन है। तो अगर वो सही नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, बट हाँ कहीं कहीं ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आती हैं। तो अगर हम उनको सही कर लें तो हमारा रास्ता बहुत ही आसान और खूबसूरत बन जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपका इंटरेस्ट है, ऐसे ही आपकी 2 बेटियां हैं, तो उनका भी रुझान इस और है क्या? इसे मैं एक ब्लेसिंग कहूँगी कि मेरे दोनों ही बेटियाँ
इंट्यूटिव हैं, जैसे मुझे विजन्स आते थे उसी तरह मेरी जो छोटी बेटी है उसको पता चल जाता है कि कब सही और गलत होने वाला है। अगर आप उनके साथ बैठी हैं तो वो बता देगी कि आपका मूड कैसा है, आपकी तबीयत सही है या आप कैसा महसूस कर रही हैं। और क्योंकि जब मैं ये सब काम कर रही थी तो मेरे साथ मेरी छोटी बेटी शुरू से ही थी, तो टैरो कार्ड रीडिंग उसने तकरीबन 4 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था। और बड़ी बेटी ने भी लास्ट 3 इयर्स में टैरो कार्ड और एंजल कार्ड रीडिंग सीखा है और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में उसका नाम अंकित हो गया है। और थैंक यू सो मच। और छोटी बेटी के लिए भी अप्रूवल्स चल रहे हैं, तो आने वाले समय में उसको भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाएगा। तारा जी, आपने नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी बहुत काम किया है, तो आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। सफ़र तो बहुत ही लंबा है और आगे बहुत ही लंबा तय भी करना है। सफ़र की अगर बात करें तो शुरुआत मैंने इंडिया से ही की। जो मैं कोर्सेज़ पढ़ाती हूँ, टैरो, न्यूमरोलॉजी, कॉफ़ी कप रीडिंग, वास्तु, हीलिंग्स, क्रिस्टल्स और यहाँ तक कि मैं मैजिक यानी कि स्पेल कास्टिंग्स भी सिखाती हूँ। तो ये केवल मैं सिर्फ इंडिया में नहीं, कनाडा की बात करें, दुबई की बात करें, यूएस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह स्टूडेंट्स हैं और हर जगह पे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मैंने लिए हैं, क्योंकि मेरा काम इस नॉलेज को, इस एजुकेशन को बहुत दूर तक फैलाना है। मैं नहीं चाहती कि जो ऑब्स्टिकल्स मुझे आई इन एनर्जी सिस्टम्स को या इन चीज़ों को समझने के लिए, वो आज की पीढ़ी को या जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर ये गिफ्ट्स हैं, जो चोज़न, जिनको भगवान ने चुना है इस काम के लिए, वो पीछे रह जाएं। तो हर तरफ, हर जगह वर्ल्ड ओवर हमारे कोर्सेज़ हैं और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है सारे कोर्सेज़ की वर्ल्ड ओवर। जो लोग नहीं आ सकते या जिन लोकेशंस पे मैं नहीं पहुंच सकती, वहाँ वेबिनार्स और जूम के ज़रिए भी ये कोर्सेज़ टीच किए जाते हैं। मैम, आप ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ज़रूर, अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो ये फ्यूचर प्लान्स नहीं, मैं कहूँगी प्रेजेंट प्लान्स ही हैं, क्योंकि होलिस्टिक हीलिंग, मेंटल हेल्थ और एंजाइटी की बात हम पिछले 8 सालों से ओपनली वेबिनार्स और फोरम्स के ज़रिए, फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए हम कर रहे हैं। बट अगर अब आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस साल बजट में मेंटल हेल्थ का बजट रखा है, तो उसी को देखते हुए हमने एक प्लान बनाया है, पायलट प्लान है वो, जिसका प्रेजेंटेशन अभी गवर्नमेंट को बहुत ही जल्दी है, जिसके अंदर हम स्कूल्स में लाइफ कोचिंग को लाना चाहते हैं। क्योंकि आज हम अगर देखें, जो हमारी पीढ़ी है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको एंग्जाइटी बहुत है, इतना कंपटीशन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, लाइफस्टाइल्स बहुत बदल गए हैं। पहले हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात मम्मी या पापा से नहीं कर पा रही तो मैं अपने चाचा से कर सकती हूँ, अपनी दादी से कर सकती हूँ और सपोर्ट मिला करती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, वो इनसिक्योरिटीज़ अंदर पनपती हैं और बाद में हम देखें युवा में बहुत ही दुख की बात है कि अल्कोहल, आप ड्रग्स स्कूल में पाई जाने लगी हैं। स्कूल्स में ही ये सब चीज़ें जो है, बच्चे इन सबको एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत एक अर्ली एक्सपोजर है। ऐसा क्यों है? इसका एक कारण ये है कि जो एक बच्चों के अंदर फीलिंग्स हैं या जो उनको डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं शेयरिंग नहीं हो पा रही है या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। वो अपनी मैं बोलूँगी अर्थ से ग्राउंडेड नहीं है, कहीं ना कहीं जो है उनकी एनर्जीज ग्राउंडेड नहीं है। पहले हम ओपन पार्क्स में जाते थे, नंगे पाँव चलते थे, तो क्या होता था, हमारी एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, हमारी एनर्जी धरती के अंदर मिल जाया करती थी और वहाँ से हमें एनर्जी, ऊर्जा हम लिया करते थे। आज की डेट में हम इस घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल्स पे गेम्स खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई, तो आपकी एनर्जी आउटपुट कम हो गई बॉडी की। वो एनर्जी आउटपुट आपकी रॉन्ग मेथड्स या रॉन्ग वेज की तरफ डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि एनर्जी जो है आप उसको चैनल नहीं कर रहे। तो हमारा जो ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये कहता है कि हम बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस, क्योंकि आज की डेट में हम फॉरगिव भी नहीं, बड़े भी नहीं कर पाते, हमारे यंगस्टर्स भी नहीं कर पाते। द केसेस ऑफ डाइवोर्सेस, एक
मनमुटाव, फैमिलीज़ में आपस में बनना नहीं, छोटी छोटी फैमिलीज स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एनर्जी इम्बैलेंस है। बिल्कुल। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम चाहते हैं कि स्कूल्स से ही लाइफ कोचिंग स्टार्ट हो, स्कूल्स से ही एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो, और उनको जो अब एक युवा, जो एक यूथ निकले, वो एक बैलेंस्ड यूथ निकले, अपनी बात को कह सके, फॉरगिवनेस सीखे, इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आए और एक कॉन्फिडेंट यूथ बने, ना कि एक इन सब जो बैड हैबिट्स हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट यूथ हो। तारा जी, आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ज़रूर। मैसेज जो है बहुत ही छोटा है, वह तो बहुत ही डीप मैसेज है। एजुकेशन, तालीम बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एजुकेटेड होंगे, हमारी तालीम पूरी होगी, तभी हम आगे आने वाली युवा को उस एजुकेशन के पाथ पे चला सकेंगे। अगर हमारी एजुकेशन पूरी होगी तो हम अपने घर को आगे बढ़ा सकेंगे, घर को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारी सोसाइटी, हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम ही एजुकेटेड नहीं होंगे, हम ही ओपन नहीं होंगे नए आइडियाज़ को, न्यू एजुकेशन को, तो हम लोगों को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, और सबसे बड़ी बात खुद को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी एजुकेशन पे ज़रूर फोकस करें, बट साथ ही एक चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों की स्किल्स, बच्चों की रुचि किस तरफ है, इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या वो बनना चाहते हैं, क्या उनके अंदर वो खास है, उसको जानना भी हमारा काम है। और अगर हम उसको जान के अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाला युवा, आने वाला देश तरक्की ही करेगा। तारा जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात की, और आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आपका भी शुक्रिया, और दूरदर्शन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर तारा मल्होत्रा। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।